यो चलिए, आप सभी लोग रेडी हो जाओ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आ जाओ सभी लोग, गुड इवनिंग। और कंसंट्रेट होके बैठ जाओ। और सभी लोग जो है बढ़िया से ध्यान से आज का टॉपिक आप लोग सुनना। कल जो है हम लोगों का 10 मिनट का लगभग टॉपिक जो है वो टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है रुक गया था, तो आज उसको हम लोग रिकैप कर देंगे, उसको आप देख लेना। कल हम लोग वही जो है उसके उपलब्धियों के बारे में पढ़ रहे थे। एक तो आपने ग्राफ देख लिया कि जो कांग्रेस के अधिवेशनों का ग्राफ बता रहे थे हम, यानी कि बढ़ता हुआ जो जनमानस था, जो बढ़ता हुआ जन आधार था। जैसे आपने देखा कि पहले में 72 सदस्य थे, फिर जो 434 आ गए, 607 आ गए, 1248 आ गए, फिर 1800 आप देखे कि 1889 आ गए। यानी कि याद भी नहीं करना पड़ेगा, 1889 में जो है 1889 आ गए सदस्य, और इतना बढ़ता हुआ जन सैलाब। तो इससे ये लगा कि अब इस पर जो धीरे धीरे सरकारी रुख कठोर होने लगा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा इसकी उपलब्धियों के बारे में वही अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग 4:20 पर डिस्कनेक्ट कर गए थे और हम जो है वो बोलते रहे, आइडिया नहीं मिला और उपलब्धियां पढ़ा दिए थे हम। फिर बाद में पता चला कि जो है नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए हम लोग। तो उपलब्धियों में आप जान ही रहे हो कि उदारवादियों की उपलब्धियां क्या है। कभी भी अगर आ जाए कि उदारवादियों की उपलब्धियां क्या है, तो एक तो हमने बताया कि 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन करना, और फिर आप देखोगे कि 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम है, सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट, ये भी उदारवाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, एम.जी. रानाडे हैं, और आपके जो है एक तरह से कह लीजिए फिरोज शाह मेहता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, ये हमारे उदारवादी नेता हैं। मतलब इनके तरीके जो है वो उदार हैं, बिल्कुल मांग पत्र रखने का, अपनी मांग को प्रस्तुत करने का, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं और कोई सक्रिय आंदोलन नहीं चलाते हैं। अगर मांग ली गई तो ठीक है, नहीं मानी गई तब भी ठीक है, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, धरना प्रदर्शन जुलूस। लेकिन आप उग्र राष्ट्रवाद में देखोगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अहिंसात्मक दोनों। आप देखोगे कि चाहे गांधीवादी मूवमेंट हो, चाहे उग्र राष्ट्रवादी मूवमेंट हो, चाहे आप देखोगे उदारवादी मूवमेंट हो, सभी में जो है तरीका इनका क्या था, अहिंसात्मक था। तो आपको एक दिमाग में रखना है कि ये नॉन वायलेंट तरीके से जो है, वायलेंट तरीका नहीं था। वहीं आप क्रांतिकारी में देखोगे तो गोली बम पिस्टन की राजनीति है, यानी कि वायलेंट है, हिंसात्मक तरीका अपनाते हैं। तो इनकी जो उपलब्धियों में है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा चीज़ कि आप देखोगे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये जनमानस को, समस्याओं को बताना चाह रहे हैं। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इनका पत्र है बंगाली, उसमें आप देखोगे जन सरकार की एक तरह से कह लीजिए कि उसमें मुखर आलोचना करना और बातों को बताना। तो उसके लिए जेल गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर आप जो बाल गंगाधर तिलक हैं, पहली बार पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले बाल गंगाधर तिलक 1882 में, जो केसरी में इन्होंने लिखा था। फिर इन्होंने लिखा केसरी में, फिर जो है 90 के दशक में आप देखोगे जब चापेकर बंधुओं वाला प्रकरण आता है, पूना में जो है रैंड और आयस्ट की हत्या हो जाती है, तो 18 माह के लिए कारावास होती है। और फिर ये लिखते हैं केसरी में, तो फिर जो है केसरी काफ़ी आक्रामक इनका पत्र था। मराठा और केसरी कि ये एक तरह से संपादक रहे, पहले आगरकर और केलकर थे इसके, फिर बाद में इनके हाथ में आया जो है। तो आप देखोगे केसरी अपने मुखरता के लिए जाना जाता, आक्रामक रुख के लिए जाना जाता है। तो केसरी आप देखोगे तो मराठी में है, और मराठा जो है वो अंग्रेजी में है, और मराठा जो है वो साप्ताहिक पत्र है और केसरी दैनिक पत्र है।
जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है 1892 वाले जो भारत परिषद अधिनियम में भारतीयों को अधिकार मिला, कुछ जैसे प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार मिला। लेकिन अभी भी एक तरह से कह लीजिए पूरक प्रश्न पूछना, डिबेट करना, मतदान करना, ये सब अधिकार नहीं मिले। लेकिन ये कि कुछ प्रयास करते रहे ये लोग काफ़ी जो है। और स्वदेशी स्वराज्य और स्वशासन, यानी कि अगर स्वराज्य को देखा जाए कि कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द का जो उद्घोष करने का है तो वो दादा भाई नौरोजी को लगा हो गया। और उसमें आप देखोगे कि 1904 में जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हो रहा एम्स्टर्डम में, वहाँ दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारतीय समस्याओं का समाधान क्या है, स्वराज्य है। और इन्होंने अपने लेटर में गोखले को भी लिखा। और जब गोखले को लिखा तो आप देखोगे 1905 में बनारस अधिवेशन हो रहा। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ, जहां गोखले ने ये बात कहा कि यानी कि जो है स्वराज्य एक तरह से राष्ट्रीय मंच से उन्होंने आह्वान किया। तो अगर राष्ट्रीय मंच से देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, और वही चीज़ आप देखोगे स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा और एक तरह से स्वशासन, ये जो 4 मांगे थी वो हाईलाइट हुई कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी। तो ये कुछ मांगे थी। और आप देखोगे कि इनिशियल में इन्होंने क्या किया, आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश किया। जो आर्थिक नीतियाँ थी, जो आर्थिक शोषण की नीतियाँ थी अंग्रेजी साम्राज्य की, उस नीतियों का पर्दाफाश करने वाले कौन थे, उदारवादी नेता थे। चाहे वो राणा डे हो, चाहे गोखले हो, चाहे आप देखोगे एक तरह से दादा भाई नौरोजी हो। तो ये बहुत बड़ा एक कार्य इनका था कि आर्थिक नीतियों को उजागर करना। अब हम लोग आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो उग्र राष्ट्रवादी चरण है। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो उग्र राष्ट्रवादी चरण है, उग्र राष्ट्रवाद है। और इसको आप देखोगे तो उग्र राष्ट्रवादी चरण में आप देखोगे कि उग्र राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवादी चरण, उग्र राष्ट्रवादी चरण एक तरह से अगर देखा जाए तो ये 1905 से लेकर और 1919 तक है। और इसमें आप देखोगे विचारों में उग्रता आ गई। और इसमें हमने बताया भी था कि लाल बाल पाल दत्त घोष, लाल बाल पाल दत्त घोष, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अश्वनी कुमार दत्त और अरविंद घोष, ये जो 5 कड़ियाँ हैं ये आपको मिलेंगी इसमें। तो ये सक्रिय आंदोलन का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम आंदोलन करेंगे। हमें जो है स्वामी भक्ति के रिटर्न में नहीं चाहिए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। और राजनीतिक स्वतंत्रता हमारी श्वास है। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा कि ये हमारी श्वास है राजनीतिक स्वतंत्रता, और बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के अन्य स्वतंत्रता जो है बेनामी। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें पुरस्कार के रूप में नहीं चाहिए कि हम आंदोलन कर रहे हैं और आप पुरस्कार के रूप में दे दो। हमें पुरस्कार के रूप में नहीं चाहिए, एक हमारा हक है, ये संघर्ष करके हम ले लेंगे। ये हमें स्वामी भक्ति के बदले में नहीं चाहिए। तो इनके कहने का मतलब क्या है कि हम धरना करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम हड़ताल करेंगे, लेकिन हमारा जो मेथड होगा वो कैसा होगा, अहिंसात्मक होगा। यानी कि हम हिंसा को प्रमोट नहीं करेंगे। हमारा जो मीडियम है, हमारा जो माध्यम है वो अहिंसात्मक होगा, लेकिन हम सक्रिय आंदोलन को जारी रखेंगे। क्योंकि ये विचारों से उग्र थे, गोली बम पिस्टन का प्रयोग तो नहीं करते थे, लेकिन जिसको एक बार बोल देते थे वो ख़त्म हो जाता था।
जैसे कहते हैं ना, गोली का लगा हुआ घाव सुखाया जा सकता, लेकिन बोली का लगा हुआ घाव सुखाया नहीं जा सकता। यानी कि गोली से ज़्यादा असरदार क्या होती है? बोली। तो ये बोली के धनी थे, यानी कि जिसको एक बार आहत कर दिए वो खत्म हो गया और उसका इलाज नहीं संभव। तो ये उग्र, विचारों में बड़ी उग्रता थी इनकी, विचारों से बड़े उग्र थे ये। अब इसमें आप देखोगे, एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे इसका, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या, इसके उदय के कारण क्या हो सकते हैं, इसके उदय का कारण क्या हो सकता है। तो इसके उदय के कारण में आप देखोगे तो बहुत प्रैक्टिकल कारण दिखाई देगा कि उदय का कारण क्या हो सकता है। उदय का कारण है, जैसे उदारवादी चरण में जो उपलब्धियां हैं वो काफ़ी हद तक जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि एक तरह से कह लीजिए इनके उदय का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो उदारवादियों की जो उपलब्धियां, वो जैसे कहते हैं ना 20 वर्षों में मांगा गया रोटी और मिला पत्थर, तो उदारवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप ये उत्पन्न हो रहा। तो एक बहुत बड़ा कारण खुद में क्या है? उदारवादी आंदोलन। तो उदारवादी आंदोलन एक बहुत बड़ा कारण है 20 वर्षों में। और नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बंग भंग का बहुत बड़ा योगदान है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं फॉर्मेट, इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोगों को, फिर हम लोग आते हैं कारण पर। पहले हम लोग देखते हैं कि इस दौर में पढ़ना क्या क्या है। तो एक तो हम लोग उदय का कारण पढ़ेंगे कि ये कैसे अस्तित्व में आए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, 1905 का बंग भंग लॉर्ड कर्जन के समय में है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे हम लोग। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन बहुत प्रतिक्रियावादी रहता है, इसके कारण भी उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और नेक्स्ट घटना हम लोग देखेंगे 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म। 1906 में आप देखोगे तो मुस्लिम लीग का जन्म हो जाएगा। और 1906 में ही आप देखोगे एक आएगी अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति आएगी जो बंग भंग को समाप्त करने की बात करेगी। और इसी के आधार पर आप देखोगे तो मार्ले मिंटो सुधार आएगा। और इसी समय का आप देखोगे एक मिलेगा आपको अहरार आंदोलन, ये बड़ा फेमस है अहरार आंदोलन। यानी कि ये अहरार आंदोलन कैसा आंदोलन है? ये राष्ट्रभक्त मुस्लिम का आंदोलन है। जैसे मौलाना आज़ाद हैं, मौलाना हकीम अजमल खां हैं, और ये लोग जो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, जो कांग्रेस का समर्थन करते थे और एक तरह से अंग्रेज़ों के वो उसमें विश्वास नहीं करते थे, अंग्रेज़ी हुकूमत में, तो ये अहरार आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो अरुणडेल समिति, अहरार आंदोलन। और फिर आप देखोगे कि 1907 में सूरत में कांग्रेस विभाजित हो जाएगी। सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। सूरत में कांग्रेस का फर्स्ट स्प्लिट होगा। फिर ये 1916 में जुड़ेंगे, फिर विभाजित हो जाएंगे। तो आप देखो मिलन कब होगा? 1916 में होगा, और फिर 1918 में फिर ये विभाजित हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। इसके बाद आप देखोगे कि 1908 में आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और 1908 में आप देखोगे तो मांडली जेल की सज़ा हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक को, और एक तरह से राजनीतिक वैक्यूम आ जाएगा, यानी कि राजनीतिक शून्यता आ जाएगी। और 1909 में आप देखोगे कि द्वितीय भारत परिषद अधिनियम आ जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार, जिसको आप पढ़ चुके हो। इसमें हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को अलग से देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद आप देखोगे कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हो जाएगा, दिल्ली दरबार। और ये दिल्ली दरबार कौन सा है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय का है, थर्ड दिल्ली दरबार। यहीं पर हम लोग दिल्ली दरबार पढ़ेंगे। पहला दिल्ली दरबार 1877 में होगा, दूसरा 1903 में होगा,
और तीसरा जो है 1911 में होगा। एक लॉर्ड लीटन के समय में होगा, एक लॉर्ड कर्जन के समय में होगा और एक हार्डिंग सेकंड के समय में होगा, जो बहुत मशहूर है दिल्ली दरबार। और इसी दिल्ली दरबार में फैसला लिया जाएगा कि बंग भंग को ख़त्म कर दिया जाएगा और राजधानी प्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाया जाएगा। और फिर यहीं पर आप देखो लुटेंस के द्वारा नई दिल्ली की नींव डाली जाएगी और 21 तक नई दिल्ली तैयार हो जाएगा, 27 में उसका उद्घाटन होगा और 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हो जाएगी। तो 1912 में राजधानी परिवर्तन हो जाएगा, 1912 में राजधानी परिवर्तन हो जाएगा। 1913 से आप देखोगे कि राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा। 1913 में जिन्ना जो है मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक उलट पलट आएगा। वही जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का विरोध करते थे, वो खुद जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन जाते हैं और इनके हाथ में कमान आ जाएगी। फिर उसके बाद देखोगे आप 1916 से लेके 18 तक होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन यानी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए, गृह शासन के लिए, घर का शासन यानी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट आयरलैंड के तर्ज पर होम रूल लीग आंदोलन शुरू कर देंगी। और उधर बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलेगा। और इसी दौरान आप जान रहे हो कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा, 1914 से लेकर 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध होगा। उसमें भारतीयों ने जो एक तरह से ब्रिटेन का साथ दिया और ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के तरफ से था और फ्रांस, ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के तरफ से भारतीयों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। और एक तरह से इनको मिला था जिम्मेदारी जो है मेसोपोटामिया अभियान की, कि मेसोपोटामिया अभियान में जितना भी खर्च आएगा वो भारतीयों से उसको पूरा किया जाएगा। और वो अभियान एक तरह से निष्फल हो गया, जिसके कारण चैम्बरलैन को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस प्रकार से आप देखो कि होम रूल लीग आंदोलन चलेगा। और एक आप देखोगे लखनऊ पैक्ट हो जाएगा, 1916 का लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता। और इसके बाद गांधी जी का आप देखोगे इसी दौरान गांधी जी की एंट्री हो जाएगी 1915 में। और फिर 17 से गांधी जी का चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो इतने गतिविधियों को हम लोगों को फोकस करना वन बाय वन। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, इसको आप देख लेना ध्यान से, इसको याद रखना और एक एक गतिविधियों को हम लोग फोकस करते हुए आगे बढ़ते। तो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या हो सकता है? आप खुद इमेजिन करो। आपने उदारवाद के उदय का कारण देखा, आपने उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण देखोगे आप। तो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या हो सकता है? उग्र राष्ट्रवाद, ये जो उग्र राष्ट्रवाद उदित हो रहा है, इसके उदय का कारण अगर देखना है, उदय का कारण यानी कि कारण हमेशा अतीत में होगा। और उग्र राष्ट्रवाद का उदय आप देख रहे हो कि 1905 में, यानी कि 1905 से पहले जो घटना हो रही इसका कारण होगा। तो 1905 में बंग भंग भी इसका बहुत बड़ा कारण है, बंगाल का विभाजन। और इससे पहले आप देखोगे कि जो भारत में 1876 से लेकर और 1900 के बीच में लगभग आप देखोगे तो दर्जनों अकाल पड़ेंगे, दर्जनों अकाल पड़ा, यानी कि फेमिन आया, सूखा पड़ा भारत में। लेकिन सरकार ने कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया इस अकाल को कम करने का और जनता खत्म हो गई, बहुत ढेर सारी आबादी काल के गाल में समा गई। लेकिन आप देखोगे लीटन के समय में बहुत भीषण अकाल पड़ा और एक तरह से एल्गिन के समय में पड़ा और कर्जन के समय में बहुत भीषण अकाल पड़ा। और ये लोग दिल्ली दरबार का आयोजन करके अरबों खरबों उसमें लुटाते थे। इसके कारण भी एक उग्रता आई राजनीति। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे ऑल ऑफ सडन बाल गंगाधर तिलक आ जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन नहीं आ रहे हैं। लाला लाजपत राय आप सोचो 89 में, 88 में राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं और एक तरह से कांग्रेस में भाग लेते हैं।
89 में बाल गंगाधर तिलक भी जो है कांग्रेस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एक तरह से कांग्रेस के अधिवेशनों में पहली बार भाग लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये राजनीति से दूर हैं या उल्का पिंड के तरह एक बैग आ जा रहे हैं, एक बैग नहीं आ रहे हैं। आप देखोगे सतत इनका धीरे धीरे विकास हो रहा। तो एक तो ये घटनाएं थोड़ा सा काम कर रही हैं। इसके बाद आप देखोगे लॉर्ड लीटन और रिपन का जो नीतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। लीटन और रिपन इनके लिए भी जिम्मेदार हैं, यानी कि जो इल्बर्ट बिल विवाद आया और लीटन के जो दिल्ली दरबार वगैरह का आयोजन है। इसके बाद आप देखोगे जो वैश्विक घटनाएं हो रही, वैश्विक घटनाएं में आप देखोगे तो 1896 में एक छोटा सा देश है इथियोपिया, इथियोपिया ने इटली को पराजित कर दिया। अफ्रीका का देश है और इसने इटली को पराजित कर दिया। और 1905 में आप देखोगे तो जापान ने रूस को पराजित कर दिया, जापान ने रूस को पराजित कर दिया। तो ये छोटे छोटे देश हैं। आप देखो दक्षिण अफ्रीका में आप देखो तो अबिसिनिया जिसको इथियोपिया कहते हैं, इसने इटली को जो है धराशायी कर दिया, बड़े देश को। तो इससे क्या लग रहा है कि जो एक अपराजयता का सिद्धांत है वो भ्रम टूट रहा कि यूरोप कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत अपराजय देश है और ये कोई अपराजयता का सिद्धांत, उसका भ्रम टूट रहा है। तो भारत में भी वो एक तरह से विचारधारा आ रही है कि अगर हम एकजुट हो जाएं, अगर हम राजनीति में एक तरह से सक्रिय हिस्सा लें और लोगों को समन्वय करें तो हम भी एक तरह से कह लीजिए कि एक ब्रिटिश हुकूमत को हरा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक उग्र राष्ट्रवाद के उदय का एक वैश्विक घटना आप देखोगे। अंतर्राष्ट्रीय कारण देखोगे तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण होता है। और नेक्स्ट आप देखोगे तो उदारवादियों की विफलता, उदारवादियों की जो विफलताएं रही हैं, विफलताओं का मतलब क्या है कि जो इनकी जो है उपलब्धियां कोई बहुत खास नहीं रही हैं 20 वर्षों में। नींव तो इन्होंने डाल लिया, अधिकार की बात बहुत किया गया और उसमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन भी हुआ। जैसे आप देखें ICA एक्ट आ गया और एक तरह से विस्तार हुआ, कार्यकारिणी का भी विस्तार हुआ, लेकिन वो जो हक हिस्सा था वो चीज़ें नहीं मिला। जैसे मतदान करने का अधिकार, प्रत्यक्ष मतदान, वोट देने का अधिकार, ये सब चीज़ें अभी तक नहीं मिला। तो इसका मतलब कि ये जो उदारवादियों की विफलता थी, उदारवादियों की जो उपलब्धियां थी, उसमें कोई खास जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से रिटर्न नहीं मिला, जिसके कारण इन्हीं उदारवादियों के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में आप देखोगे उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और उग्र राष्ट्रवाद के भी तरीके बहुत ज़्यादा उग्र नहीं थे, यानी कि हिंसात्मक नहीं थे। और जब ये आंदोलन रोकते थे तो एक तरह से इन्हीं के विचारधारा के बाद आप देखोगे कि युवाओं में एक असंतोष होता था और वहीं से पैदा होता था क्या, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। यानी कि क्रांतिकारी जो है घटनाएं उत्पन्न होती थी वो उग्र राष्ट्रवाद से प्रतिक्रिया करके। तो उदारवाद से प्रतिक्रिया हुआ तो उग्र राष्ट्रवाद आया और उग्र राष्ट्रवाद में और उग्रता आई तो युवाओं में क्या आया, क्रांतिकारी विचार जन्म लेने लगे, जो गोली बम पिस्टम की राजनीति में विश्वास करने लगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसका तात्कालिक कारण के रूप में, यानी कि बंग भंग को हम लोग लेकर चलेंगे। अब आप देखो कि बंग भंग को कैसे आप समझोगे। बंगाल विभाजन, बंग भंग को आपको समझना है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल को आपको समझना है कि बंगाल कितना बड़ा सूबा और बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था। आप देखो कि इस समय जो है बंगाल विभाजन जब हो रहा है यानी कि 1905, तो इस समय लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन बहुत ही प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल वायसराय है और 1899 में इसका पदार्पण होता है और 1905 तक ये रहेगा। तो आप देखो बहुत प्रतिक्रियावादी ये गवर्नर जनरल है और एक तरह से इसके कारनामे बहुत जो है खतरनाक रहे। आप देखो चाहे तिब्बत पर अधिकार करने की बात हो, चुंबी घाटी पर पूरा यंग हस्बैंड मूवमेंट को भेजा इसने 1899 में, वहीं से शुरू हो गया। तिब्बत के लिए अभियान किया इसने
कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट बना के इसने जो है आप देखो नगर निगम में सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दिया इसने। कब विश्वविद्यालय अनुदान विश्वविद्यालय आयोग बना के, और आप देखो रेलवे आयोग बनाया, और उसमें यूनिवर्सिटी एक्ट लाया, और सीनेट में जो है वो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दिया और मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया। और उस पर जो है एक तरह से कह लीजिए कि बड़ा कड़ा नियम सिद्धांत बनाया। एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस, जो कॉलेजों की संबद्धता होती थी विश्वविद्यालयों से, उसको बहुत कठोर बना दिया। यानी कि इसकी नीतियों को अगर देखा जाए, और 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन करेगा, और उसमें एडवर्ड सप्तम और मेरी आप देखोगे उनके जगह पर उनके भाई को भेजा गया, यानी कि ड्यूक ऑफ कनाट को भेजा गया, जिसका भव्य स्वागत हुआ, और उसके लिए एक मेमोरियल पैलेस वगैरह बनाया गया जो है। तो आप देखो बहुत ही, और उस समय भी अकाल पड़ा हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थीं वो बहुत ही प्रतिक्रियावादी थी। लॉर्ड लीटन को आप देखो, लॉर्ड लीटन ने भी राष्ट्रवाद को बहुत उद्गारा, यानी कि राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयास करते थे और राष्ट्रवाद और उभर कर आता था, क्योंकि जब जब आप राष्ट्रवाद को दबाओगे तब तब वो उभर कर आएगा। तो बंगाल के पीछे क्या उद्देश्य है? अब बंग भंग आप देखो, बंग भंग पर कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसी दौरान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू होंगे। तो पहले हम लोग बंगाल को समझते हैं कि आवश्यकता क्यों हुई बंगाल को विभाजन करने की। तो आप देखो बंगाल को विभाजन करने की, तो बंगाल में आप देखो कौन कौन शामिल है। बंगाल में एक तो असम का क्षेत्र शामिल है, वर्तमान में आप देखोगे बिहार भी शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है, और बिहार आप देखोगे तो प्लस झारखंड भी आ जाएगा वर्तमान का जो आप देख रहे हो, और असम आ गया सिलहट के साथ, और आप देखोगे जो बांग्लादेश वाला है पूर्वी बंगाल वो भी शामिल है, यानी कि बांग्लादेश वाला जो पोर्शन है आज का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्वी बंगाल, ये भी शामिल है। यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र था बंगाल, और कहते थे उस समय रेवेन्यू में बहुत बड़ा इसका हिस्सा होता था, और भारत का सबसे संपन्न सूबा जहाँ अंग्रेज़ों की निगाहें पड़ी और अंग्रेज़ों के हाथ में आने वाला पहला सूबा था। तो आप देखोगे एक चीज़ यहाँ आप अनुभव करोगे कि जो असम है इसको जो है सिलहट के साथ जो है 1874 में जब इनर लाइन परमिट बनी थी, असम के क्षेत्र में जो है ज़्यादा घुसपैठ होता था, तो एक जो है ILP बन गई, इनर लाइन परमिट, उसको आप पढ़ोगे पॉलिटी वगैरह में। तो असम देखो आप 1874 में असम को अलग किया गया, और 1800 आप देखोगे बाद में 1896 में इसमें लुसाई वगैरह को मिला लिया गया और इसको थोड़ा और विस्तार किया गया। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल को पहली बार विभाजित किया जा रहा है, बंगाल इससे पहले जो है असम अलग हो चुका है, असम का जो पोर्शन है। अब ये करना क्या चाह रहे हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, पहले हमें ये देखना है कि बंगाल विभाजन के लिए जो है एक ग्राउंड क्या दे रहे हैं। तो इसमें दो तरह का उद्देश्य है, एक उद्देश्य तो दिखाने के लिए है और एक आंतरिक उद्देश्य है, क्योंकि बंगाल को आप देख ही रहे हो, बंगाल राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ, राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियों का भी बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ। लेकिन अंग्रेज क्या आधार ले रहे हैं कि बंगाल इतना बड़ा है कि उसका शासन प्रशासन करना मुश्किल है। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए यानी कि वर्कलोड इतना बढ़ा है और उसको कम करने के लिए बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाएगा। तो ये उनका एक्सटर्नल मोटिव्स है, ये वो आधार ले रहे हैं, जबकि ये ग्राउंड सही नहीं है। उनका इंटरनल मोटिव्स क्या है, उभरते हुए राष्ट्रवाद को दबा देना, टू सप्रेस राइजिंग नेशनलिज्म, नेशनल फीलिंग इन बंगाल। दिस इज द इंटरनल मोटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट।
यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो बंगाल में जो उभरता हुआ जनमानस है, जो राष्ट्रवाद है, उसको दबा देना, ये एक उद्देश्य है। लेकिन दबाएंगे तो और उभरेगा वो। तो इसको आप देखो कि बंगाल जो है, इसके लिए आप देखोगे तो एक बार ये प्रयास कर चुका है। यानी कि 3 दिसंबर 1903, ये ध्यान रखना, 3 दिसंबर 1903 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इस प्रस्ताव को, विभाजन का प्रस्ताव लाया जा चुका है। विभाजन का प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन विरोध इतना ज़बरदस्त था कि उस समय ये पास नहीं हो पाया। यानी कि पहले प्रयास किया गया, ये 1903 में ही प्रयास किया गया, क्योंकि उस समय एक कोटेशन आप देखोगे, मुख्य सचिव रहते हैं रिसले मुख्य सचिव रहते हैं और कहते हैं कि विभाजित जो बंगाल है, वो जो अविभाजित बंगाल है, वो बहुत बड़ी ताकत है, और इसको जब हम लोग विभाजित कर देंगे तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो कोटेशन देखो आप, इनकी कोटेशन से ऐसा लगता है कि ये कुछ न कुछ जरूर उसके आंतरिक कोटेशन, क्योंकि लिखते समय जब आप लिखोगे मुद्दों को तो उसमें रेफरेंस जरूर डालोगे। ऐसे नहीं आप कहोगे कि अंग्रेजों का ये नियति है, तो आप कैसे बता रहे हो कि नियति है? उसके लिए आपको रेफरेंस डालना पड़ेगा। जैसे आप देखो, जब आप बंगाल को विभाजित करोगे तो पूर्वी बंगाल के तरफ जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे, ये फूलर करके, और एंड्री फेजर जो है इधर पश्चिमी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे। और लॉर्ड कर्जन का कोटेशन, लॉर्ड कर्जन ने कहा था ना कि बंगाल में हम वो सुविधा देंगे मुस्लिम वर्ग को जो कभी जो है मुगलों के ज़माने में भी नहीं पाए हैं। और फुलर का कोटेशन है कि जो है ब्रिटिश सरकार की 2 पत्नियां, हिंदू और मुस्लिम से ज़्यादा प्यार करता है। तो इस तरह का जो कोटेशन आता है, उससे ये लग रहा कि कहीं न कहीं इनका लगाव जो है एक तरह से फूट डालो और राज करो की नीति में आ रहा है। तो अब आप देखो ये क्या करेंगे कि बंगाल की आबादी आप देखोगे तो लगभग जो है 8 करोड़ के आसपास है उस समय। यानी कि 7 करोड़ 80 लाख के आसपास आबादी है उस समय, जो टोटल आबादी का 1/4 है। यानी कि उस जमाने में आप देखो तो टोटल आबादी का 1/4 आबादी है बंगाल की। और इसमें आप देखोगे तो ज्योग्राफिकली अगर देखो आप तो पूर्वी बंगाल जो है, वो जो ढाका वाला सेंटर है वो मुस्लिम बाहुल्य है, और पश्चिमी बंगाल जो कलकत्ता वाला सेंटर वो हिंदू बाहुल्य है। इसको इस तरह से वो बांटना चाह रहा। तो अब आप देखो कि कुछ डेट आप याद रखना। एक डेट है आपकी 19 जुलाई, डेट आप लिखते जाना। एक डेट है 19 जुलाई और एक डेट है 20 जुलाई। ये वही है, 1905 ही है। और एक डेट आपकी आएगी 7 अगस्त। 7 अगस्त को विभाजन, एक तरह से विरोध शुरू हो जाएगा। तो ये विभाजन की घोषणा हो रही है, विभाजन की घोषणा हो रही है 19 जुलाई को, और विभाजन कर दे रहे हैं 20 जुलाई को। विभाजन हुआ, विभाजन हो जाएगा 20 जुलाई को, और विरोध होगा। यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार कब शुरू होगा? स्वदेशी और बहिष्कार, ये आप ध्यान रखना। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ये। स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। आप ये जो कासिम बाजार के टाउन हॉल से बहुत बड़ी सभा हो रही है, ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा। ये हमें याद करना है कि 7 अगस्त को आंदोलन विरोधी सभाएं होने लगी, बंग भंग विरोधी। और इसमें 2 मुद्दा उभर कर आया, स्वदेशी और बहिष्कार। क्योंकि अगर हम विदेशी वस्तुओं की होली जलाएंगे या विदेशी वस्तुओं का रिजेक्शन करेंगे तो इसका मतलब स्वदेशी को अपनाएंगे, बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और आप देखोगे कि स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर
बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा होगा उग्र राष्ट्रवाद और उदारवाद में, और यहीं से वो लड़ाई शुरू हो जाएगी कि क्या वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए कि साथ ही साथ सेवाओं का बहिष्कार किया जाए, नौकरियों का बहिष्कार किया जाए, स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, अदालतों का बहिष्कार किया जाए, अर्थात पूर्ण बहिष्कार किया जाए। तो उदारवादी तो चाहेंगे आंशिक बहिष्कार किया जाए और कलकत्ता तक बहिष्कार हो। ये जो बॉयकॉट शब्द आया, ये कनिंघम, यानी कि वो एक कनिंघम बॉयकॉट थे आयरलैंड में, वहाँ भी आंदोलन चला था, तो कनिंघम बॉयकॉट थे आंदोलन में, उनके नाम से इसका नाम बॉयकॉट पड़ गया। यानी कि वो जमींदारों का सहयोग लेके किसानों का विरोध कर रहे थे और सारे किसान एकजुट होकर उनका विरोध करने लगे, तो वहीं से वो बायकॉट शब्द आया। यानी कि बायकॉट एक तरह से नाम है आयरलैंड में, और उन्हीं के नाम पर फिर वो बायकॉट नाम ही पूरा। जैसे खिलाफत आप देखते हो कि खलीफा से जुड़ा, वो खिलाफत प्रोटेस्ट के लिए मशहूर हो गया। तो इस प्रकार से आप देखो, डेट को जरा गौर करो आप, डेट को आपको ध्यान रखना है। यानी कि 20 जुलाई को घोषणा हो रही है, 19 जुलाई को घोषणा हो रही है और 20 जुलाई को विभाजन हो जा रहा। अब विभाजन कैसे होगा, ये क्या करेंगे, बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे और एक बनाएंगे क्या, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल बनाएंगे जिसकी राजधानी कलकत्ता को बनाएंगे, जो इस समय है हमारे पास, और एक बनाएंगे पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में आप देखोगे ढाका होगा, ढाका होगा, चटगांव होगा, राजशाही होगा, राजशाही जिलों को मिलाकर ये वाला हिस्सा बनाएंगे जिसमें ये सेंटर खोजेंगे किसको, ढाका को। अब ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि ईस्टर्न वेस्टर्न में इन्होंने बांट दिया। अब इधर बाहुल्य आप देखोगे तो मुस्लिम बाहुल्य है, ये देखो फ्रैक्शन इनका, और यही बाद में 1971 में बांग्लादेश बनेगा, और इधर आप देखोगे तो हिंदू बाहुल्य है। तो ये जो सेंटर बना, अब यहीं आप देखोगे मुस्लिम लीग का जन्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर लेके आगे निकलेंगे हम लोग, यानी कि अंग्रेजों की तो विजय हो रही है, यहाँ बंगाल का विभाजन हो रहा और यहाँ तुष्टीकरण हो जाएगी मुस्लिम वर्ग के साथ, और राजनीति में उनको जो है संरक्षण देने की बात धीरे धीरे डेलीगेशन मिलने जाएगा। और यहीं आप ढाका को देखोगे, सलीमुल्लाह खां जो ढाका के नवाब रहते हैं, उनके इशारे पर आप देखो जो है धीरे धीरे गठन की स्थिति आ जाती है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि इसका इंटरनल मोटिव्स क्या था, कि राष्ट्रवाद को दबा देना और हिंदू मुस्लिम को बाइफरकेट कर देना। क्योंकि बंग भंग जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, इसमें सभी लोग शामिल हो गए, उदारवाद, उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी सारी विचारधाराएं इसमें आ जाएंगी। पुलिन बिहारी दास के द्वारा आप देखोगे क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ढेर सारे इस तरह से, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। तो सारे यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर ये आंदोलन आप देखोगे, इसमें छात्रों का पूरा भाग लेना, स्त्रियों का भाग लेना, विदेशी चूड़ियों को बहिष्कार कर देना, बर्तनों का बहिष्कार करना, और एक तरह से उद्योग धंधों पर प्रभाव पड़ना, शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ना, साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव पड़ना। यानी कि बंगाल को हम लोग पूरे विस्तार से लेंगे जो बंग भंग हुआ। अब आप देखो कि 7 अगस्त को इन्होंने क्या प्लान किया, जो कासिम बाजार के महाराजा थे मणिंद्रनाथ नंदी, उनके नेतृत्व में टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा सभागार यानी कि आयोजन हुआ, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा सभाओं को संबोधित किया गया, और एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार किया गया कि इसको देखकर अंग्रेज कम से कम जो है इसको लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी विभाजन हुआ है, विभाजन लागू नहीं हुआ है। अब देखोगे आप ये क्या करेंगे कि यहाँ स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हो जा रहा, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, दक्षिण भारत में, इसके सेंटर पंजाब में,
यानी कि सर्वव्यापक होने लगा। इसके बाद 1 सितंबर को, ये डेट याद रखना आप, 1 सितंबर को यह घोषणा कर दी गई कि 18 यानी कि 16 अक्टूबर को यह विभाजन लागू कर दिया जाएगा। इस डेट को याद रखना, यह विभाजन लागू हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ये डेट याद रखना। 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन अंततः लागू कर दिया गया। और जब यह विभाजन लागू कर दिया गया तो फिर विरोध प्रदर्शन पूरा व्यापक होने लगा। इसी में आप देखोगे कि इस दिन राखी दिवस मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। और एक आपके जो है रोमेंद्र सुंदर त्रिवेदी करके थे, उनके जो है आह्वान पर शोक दिवस मनाया गया। आर.एस. त्रिवेदी करके थे, तो शोक दिवस का आह्वान किया गया। गंगा नदी में डुबकी लगाई गई। और इस समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्लोगन दिया था, एक गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का गीत बना। यानी कि बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ तो आप देखो आज जो है बांग्लादेश का गीत, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा, जो है राष्ट्रगीत लिखा, वो 3 देशों में प्रभावित है। यानी कि एक तो जनगण मन अधिनायक जय हो भारत, 3 राष्ट्रों के गीत लिखा। और एक जो है बांग्लादेश का गीत है आमार सोनार बांग्ला, और एक नमो नमो माता करके है श्रीलंका का गीत बना, वो भी इन्हीं की देन है। तो कविवर जो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, आप सोचो 3 राष्ट्र के राष्ट्रगीत लिखे गए। तो इस समय अब आप देखोगे रविंद्रनाथ टैगोर का व्यूज़ क्या है बहिष्कार के प्रति। जब ये छात्र जो है शिक्षा का बहिष्कार करने लगते हैं, अदालतों का लोग बहिष्कार करने लगते हैं, तब वो थोड़ा सा उसका विरोध करते हैं, पहले उसका समर्थन करते हैं। और यही रविंद्रनाथ टैगोर आप देखोगे जब असहयोग आंदोलन होता है तो वो विदेशी वस्त्रों के होली जलाए जाने को क्या कहते हैं कि ये निष्ठुर बर्बादी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। धागे चाहे मैनचेस्टर के हों चाहे भारत के हों, उसका होली जलाए जाने का इन्होंने विरोध किया था। तो वही रविंद्रनाथ टैगोर आप देखोगे यहाँ बहुत क्रिएटिव कार्य उनके द्वारा किया गया। तो गंगा नदी में डुबकी लगाई गई और एक तरह से वंदे मातरम का उद्घोष किया गया। इसी आंदोलन में आप देखोगे पहली बार तो वंदे मातरम का उद्घोष किया गया। इसके बाद जो है धीरे धीरे ये आंदोलन हर सेक्टर पर प्रभाव डालने लगा, क्योंकि आप देखोगे बड़ी दुख की बात है कि ये लोग जो है शिक्षा छोड़ने लगे। और एक मुख्य सचिव कार्लाइल था, तो उसने कार्लाइल सर्कुलर जारी कर दिया। 2 सर्कुलर जारी हुए, एक तो कार्लाइल सर्कुलर जारी हुआ, कार्लाइल उस समय था मुख्य सचिव था, कार्लाइल सर्कुलर जारी हुआ, सर्कुलर, और एक लायन सर्कुलर जारी हुआ, लायन सर्कुलर। एक तो कार्लाइल सर्कुलर था और एक लायन सर्कुलर जारी किया गया। और इसको समझना है, कार्लाइल सर्कुलर क्या है कि मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि आप जो है विश्वविद्यालयों में जाकर और ये देखिए कि मतलब ये लोगों को अलर्ट करो आप कि ये लोग जाने न पाएँ वहाँ से, मतलब कॉलेज न छोड़ने पाएँ, और इस तरह का एक जो है आप प्रतिबंध लगाओ। और इसके बाद आप देखोगे लायन सर्कुलर क्या कह रहा है कि आप वंदे मातरम का उद्घोष अगर कोई कर रहा है और नहीं मान रहा तो उसको आप सख्ती से रोको। तो ये 2 प्रकार के सर्कुलर जो है सरकार ने जारी किया। और इसके उलट में, इसके विरोध में जो है सतीश चंद्र बसु एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने डांस सोसाइटी की स्थापना किया और एंटी सर्कुलर जारी किया, यानी कि एंटी कार्लाइल सर्कुलर उन्होंने जारी किया। सतीश चंद्र बसु करके थे, और उन्होंने एक डांस सोसाइटी बनाया। और डांस सोसाइटी कब की है? 1902 में ही बना दिया था उन्होंने, जब वो विश्वविद्यालय आयोग आया था। और विश्वविद्यालय आयोग और उसका अधिनियम जब आया था तो उसका विरोध करने के लिए इन्होंने, सतीश चंद्र बसु ने एक डांस सोसाइटी की स्थापना कर दिया था।
तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि छात्र जो है स्कूल का बहिष्कार कर रहे हैं और वकील अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी कि जो है धोबी जो है वस्त्र धोना छोड़ दे रहा है और नाई बाल बनाना छोड़ दे रहा है। यानी कि लोग जो है बहिष्कार की राजनीति बहुत तीव्र गति से हो रही, जिसके कारण आप देखोगे तो दहशत में आ जा रही है सरकार। और इसके बाद देखोगे आपकी जब लोग बहिष्कार कर रहे हैं, शिक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब सरकारी शिक्षा पर रोक लगेगा, अब सरकारी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसे में आप बंगाल में देखोगे नेशनल स्कूल की स्थापना होगी, एक राष्ट्रीय शिक्षा एक तरह से आयोग बनेगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होगी, बंगाल में एक नेशनल स्कूल स्थापित होगा जिसके प्रिंसिपल बनेंगे अरविंद घोष, और 75 रुपया उनको वेतन मिलता था। आप सोचो 750 का वेतन वो बड़ोदरा रियासत में पाते थे और उसको छोड़कर 75 रुपये के वेतन में आके प्रिंसिपल बन गए, यानी कि वहाँ का प्राचार्य बने अरविंद घोष। जो नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ, एक रंगपुर में नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ, एक शिक्षा जो डॉक्टर एस के मलिक करके थे उनके देख रेख में एक शिक्षा कोष स्थापित किया गया, जिसमें आप देखोगे कि जो चक्रवर्ती थे वो 100 रुपये का एक तरह से उसमें दान दिए थे। तो ऐसे बनाया गया, एक फंड बनाया गया, एजुकेशन फंड, क्योंकि जब तक शिक्षा कोष नहीं होगा तब तक स्थापना नहीं होगी विद्यालयों की। तो उसी समय आप देखोगे नेशनल शब्द खूब हाईलाइट हो रहा। उसी से पहले आप देखो कि एक नौ गोपाल मित्र करके थे, वो नेशनल नाम से खूब पत्रिकाएं और समाचार पत्र वगैरह निकालते थे। तो एक नेशनल फीलिंग लोगों में आ रही है। और उधर आप देखोगे तो जैसे साहित्य कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आपने देखा, कला के क्षेत्र में आप देखोगे तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट्स के संस्थापक रहे, आप देखोगे रविंद्रनाथ टैगोर, सचिंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर कला के क्षेत्र में बड़े मर्मज्ञ रहे। और इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ जो है एक तरह से पेंटिंग में नंदलाल बोस को पहला स्कॉलरशिप दिया। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का बड़ा फेमस नाम रहा और इन्होंने भारत माता का चित्र बनवाया, बहुत फेमस रहा। और कमल के पत्ते पर अश्रु कण का चित्र बनाया, शाहजहां को ताजमहल देखते हुए चित्र बनाया, ढेर सारी पेंटिंग इनकी फेमस है। और इसी तरह आप देखोगे जगदीश चंद्र बसु प्लांट रिएक्शन करके उन्होंने पौध प्रतिक्रिया करके उन्होंने प्रस्तुत किया एक पुस्तक जो है। और एक पीसी राय थे, केमिस्ट्री के क्षेत्र में उनके बहुत बड़े योगदान थे। उन्होंने एक स्वदेशी स्टोर करके, केमिकल स्टोर करके खोला, प्रफुल्ल चंद्र राय। तो ये वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान रहे हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में पीसी राय के योगदान रहे हैं और जगदीश चंद्र बसु के बोस के योगदान रहे हैं। जगदीश चंद्र बोस का आप समझ रहे हो, प्लांट के क्षेत्र में पौध प्रतिक्रिया करके उन्होंने लिखा। उद्योग धंधों के क्षेत्र में आप देखोगे ढेर सारे जो है, जैसे साबुन उद्योग है, बहुत ढेर सारे उद्योग धंधे थे जिसपे अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया, तो बहुत से तो बंद हो गए। तो इस समय स्वदेशी, स्वराज्य, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा, ये बहुत बड़ा एक मांग हो गई थी और बहुत बड़ा इसको बढ़ावा भी मिला था। और 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन में आप देखोगे दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में इसको ढेर सारा बढ़ावा मिला। तो ये आंदोलन भारत का एक जनजागृति लाने वाला बहुत बड़ा आंदोलन रहा। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन के बारे में कहा था कि ये भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें मास पार्टिसिपेशन भाग ले रहा। और ये आंदोलन एक तरह से कह लीजिए इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और सरकारी दमन चक्र चलाकर और धीरे धीरे इन्होंने उन्मूलन और एक तरह से दमन की नीति को अप्लाई किया। और धीरे धीरे आप देखोगे जब सूरत, यानी कि एक तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हो जाएगा, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को मॉडले जेल की सज़ा हो जाएगी, अलीपुर षड्यंत्र केस में बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष को सज़ा हो जाएगी। और गवाही के उसमें आप देखोगे बिपिन चंद्र पाल को भी बंद कर दिया गया। फिर अरविंद घोष वहाँ से छूटने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लाला हरदयाल आप देखोगे अमेरिका चले जाएंगे। लाला लाजपत राय एक तरह से संन्यास ले लेंगे, फिर बाद में जो धीरे धीरे राजनीति में आएंगे। तो एक वैक्यूम आ गया, एक राजनीतिक शून्यता आ गई 1908 तक आते आते।
क्योंकि मांडले जेल 1908 में तिलक को 6 वर्षों के लिए मांडले जेल भेज दिया जाता बर्मा में, म्यांमार। तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया, राजनीतिक शून्यता आ गई, यानी कि अंग्रेज़ों की नीतियां सफल हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी एक उद्गार हो रहा है। और ऐसे समय में जब राजनीतिक शून्यता आई तो जो भारत के युवा वर्ग रहे वो फिर जो है गोली बम पिस्टन की राजनीति पर, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। ऐसे ही में समय में आप देखोगे अभिनव भारत का जन्म होगा, अनुशीलन समिति आ जाएगी, ढाका में अनुशीलन समिति आएगी, और पंजाब और उधर जो है एक तरह से कह लीजिए कि भारत माता सोसाइटी का जन्म होगा। अमेरिका में गदर आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो वो हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या, क्रांतिकारी गतिविधियों का उद्भव और विकास। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि अंततः जो है 16 अक्टूबर को ये लागू हो गया और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन इस समय चलाया गया और ढेर सारी सभाएं हुई। और इस समय आप देखोगे ढेर सारे पत्र पत्रिकाएँ हाईलाइट हो जाएंगी, जैसे संध्या है, वंदे मातरम है, बहुत ढेर सारे जो है, काल है, परंजपे है करके, रणनीति है, और इस तरह के ढेर सारे पत्र पत्रिकाओं का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद आप देखो कि हम लोग एक और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लॉर्ड कर्जन के समय में आप देखोगे कि जो बंग भंग है ये बहुत बड़ा एक जो है आंदोलन का रूप लेता है, लेकिन अंततः इसको जो है कैंसिल करना पड़ता है वो दिल्ली दरबार में। जब दिल्ली दरबार में आप देखोगे बंग भंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मुस्लिम लीग का गठन। अब आप देखो नेक्स्ट राजनीति मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन आप देखो कि मुस्लिम लीग का गठन कैसे होता है ढाका में, क्या परिवेश बनता है मुस्लिम लीग का गठन। तो मुस्लिम लीग के मसीहा के रूप में आप जानते हो सर सैयद अहमद खां का नाम लिया जाता है, सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां का बड़ा राजनीति में एक तरह से बहुत बड़ा योगदान रहता है। और बिजनौर में ये सदर अमीन के पद पर थे 1857 के विद्रोह में, और इनके द्वारा आप देखोगे तो बड़ा सक्रिय भूमिका निभाई गई और अंग्रेज समय समय पर इनका साथ लिए। और आपने देखा कि कांग्रेस के उन्मूलन के लिए इन्होंने जो है, यानी कि एक तरह से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का सहयोग लेके 1888 में यूपीए बनाया था इन्होंने, यानी कि यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन इन्होंने बनाया था कि कांग्रेस का उन्मूलन किया जा सके। और इससे पहले आप देखोगे तो अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल और कॉलेज की स्थापना, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज की स्थापना हो रही है 75 और 77 में। इसके बाद आप देखोगे कि ये 1898 में इनका निधन हो जाएगा, इनकी डेथ हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ के एक नेता उभरेंगे मोहसिन उल मुल्क करके, मोहसिन उल मुल्क करके हैं। ये जो है अलीगढ़ के सचिव रहते हैं और ये जो है काफ़ी जो है मुस्लिम वर्ग के बड़े ही मसीहा के रूप में उभरते हैं। तो कुछ नाम है जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक आप देखोगे सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां हैं, ये ढाका के नवाब हैं। सलीमुल्लाह खां ये ढाका के नवाब हैं, ढाका के नवाब हैं। और एक जो नाम आएगा, एक नाम आएगा वकारुल मुल्क, मुश्ताक हुसैन वकार उल मुल्क का नाम आएगा, वकारुल मुल्क का नाम आएगा, जिनके आप देखोगे जिन्हें जो है मुस्लिम लीग का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इनके कहने पर ढाका में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। जो सलीमुल्लाह खां, इनके कहने पर ढाका में एक ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा, जहाँ एक जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रावधान किया जाएगा
जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मुश्ताक हुसैन वकारुल मुल्क, जो मुस्लिम लीग के पहले क्या बनेंगे? अस्थाई अध्यक्ष बनेंगे। और एक व्यक्तित्व और उभर कर आएंगे जिनका नाम है आगा खां थर्ड। आगा खां थर्ड हैं, तृतीय हैं। आगा खां तृतीय को कहा जाता है कि ये एक तरह से कह लीजिए स्थाई जो है, स्थाई अध्यक्ष बन जाएंगे। और इन्हीं के नेतृत्व में आप देखोगे तो ये 1908 में जब अमृतसर में इसका सम्मेलन होगा, अमृतसर में, तो वहाँ इनको जो है स्थाई अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और आगा खां थर्ड के ही डेलीगेशन में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलने जाएगा ये डेलीगेशन। यानी कि 36 मुस्लिम वर्ग का, आगा खां को लेकर 36 मुस्लिम वर्ग का एक प्रतिनिधि मंडल जो है अक्टूबर 1906 में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलने की तैयारी कर रहा है। और उसके व्यक्तिगत सचिव हैं डनलप स्मिथ। तो डनलप स्मिथ के निर्देश पर ये जो है डेलीगेशन जा रहा है। और ये प्रावधान किसने कराया? क्योंकि वहाँ अलीगढ़ के जो प्रिंसिपल थे आर्कबोल्ट, WJ आर्कबोल्ट करके थे, और WJ आर्कबोल्ट को मोहसिनुल मुल्क ने पत्र लिखा कि आप अरेंज कराओ और शिमला में ये वार्ता हो जाए। और ये अपनी कुछ डिमांड लेकर वहाँ जाना चाह रहे हैं कि हमें जो है अपनी मांगों को रखना है। क्योंकि ऐसा उस समय एक अफवाह उड़ा था कि मतलब अगर कांग्रेस सर्वाइव, यानी कि अंग्रेज ख़त्म हो गए, अंग्रेज चले जाएंगे, तो इनको फिर इनके हक हिस्से की लड़ाई, यानी कि इनका संरक्षण कौन करेगा। तो इस बात को लेकर डरे हुए थे। तो आगा खां थर्ड के नेतृत्व में आप देखोगे एक डेलीगेशन जाएगा शिमला में मिलने के लिए। और उसके बाद वहाँ पृथक निर्वाचक मंडल की बात की जाएगी। और उसमें आप देखोगे कि उसमें सलीमुल्लाह खां भाग नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनके आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तो ये वहीं पर रह गए, ये गए नहीं थे। तो इस तरह से एक डेलीगेशन आता है। और फिर उसके बाद दिसंबर में ढाका में अखिल भारतीय एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। और वो सलीमुल्लाह खां के कहने पर वहाँ एकत्र होते हैं लोग। और वहीं ये राय मशवरा होती है कि एक अलग पार्टी का निर्माण किया जाए और जो अखिल भारतीय पार्टी हो। तो ऑल इंडिया लेवल का, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया गया और उसके लिए एक अलग कॉन्फ्रेंस हुआ। और जो अलग बैठक हुई उसी के अध्यक्ष बनाए गए मुश्ताक हुसैन वकारुल मुल्क। तो क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग के पहले अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? तो वकारुल मुल्क थे। और जब अस्थायी अध्यक्ष का आ जाए तो आगा खां थर्ड। तो आप देखोगे कि ये जो है एक तरह से ढाका में इसका जन्म हो रहा दिसंबर 1906 में। और 1907 में आप देखोगे 1907 में कराची में इसका सिद्धांत तैयार हो रहा। कराची की बैठक में इसका जो है एक तरह से कह लीजिए संविधान तैयार हो रहा मुस्लिम लीग को कि इसको कैसे कैसे कार्य करना है। क्योंकि बिना एक दिशा निर्देश के, बिना एक संविधान के ये आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है। और 1906 से लेकर 1910 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहता है? अलीगढ़। उसके बाद लखनऊ को हेडक्वार्टर ही लोग बनाते हैं। तो एक प्रकार से आप देखोगे। और 1908 में इसका एक ब्रांच बन जाता है कहाँ? लंदन में। 1908 में इसकी एक शाखा लंदन में स्थापित होती है जिसके जो है अमीर अली जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो आप सोचो कि इसकी ब्रांचेज कितने ऑल ओवर इंडिया, क्या इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं। तो कभी भी इसका नाम आए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जन्म हो रहा है। और जिसका संविधान बनने के बाद पहली बैठक जो है अमृतसर में आयोजित की जा रही है। इसका संविधान तैयार होने के बाद इसकी पहली बैठक
1908 में अमृतसर में होगी, जहां आगा खां थर्ड को इसका क्या बना दिया जाएगा, परमानेंट चेयरमैन बना दिया जाएगा। आगा खां थर्ड इसके स्थायी अध्यक्ष बन जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, इसका उद्देश्य रहता है कि हम अपने राजनीतिक संरक्षण की बात करें और ब्रिटिश सरकार में निष्ठा को बढ़ावा दिया जाए मुस्लिम वर्ग के, और एक तरह से कहा जाए कि हम डिमांड की बात करेंगे और कार्यकारिणी में हमारे प्रतिनिधित्व की बात हो। और इस तरह से आप देखोगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो। कुछ मांगे इनकी पूरी भी हुई, जैसे पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की मांग। लेकिन बाद में आप देखोगे बंग भंग, एक तरह से बंगाल विभाजन जब वापस ले लिया जाएगा 1911 में, तो ये एक तरह से असंतुष्ट हो जाते हैं। और बाद में जिन्ना आप देखोगे तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन जाते हैं, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो 1913 में आप देखोगे, 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के तरफ आ जाते हैं और इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। और वही मोहम्मद अली जिन्ना जो बिल्कुल राष्ट्रवादी हैं इस समय, और उन्होंने ज़ोरदार तरीके से इसका विरोध किया था कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है देश में तो दूसरे संगठन को बनने की कोई औचित्य नहीं, यानी कि दूसरी पार्टी का गठन नहीं होना चाहिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो है इंडिया में, तो उसका विरोध किया। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का विरोध किसने किया। और सरोजनी नायडू ने एक किताब लिखा है, मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में सरोजनी नायडू ने एक किताब लिखा। तो एक चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि जिन्ना, यानी कि जिन्ना का दृष्टिकोण जो राष्ट्रवादी एक तरह से था, वो धीरे धीरे अब ये लीग और कांग्रेस को मर्ज करने का प्रयास करेंगे। और वही आप देखोगे लखनऊ अधिवेशन होगा और लखनऊ अधिवेशन में एकीकरण हो जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का पॉइंट याद रखना आपको, कैसे कैसे इसको आप समझोगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक पॉइंट जो आपका है सूरत में कांग्रेस का विभाजन। 1907 में आप देखोगे सूरत में कांग्रेस का विभाजन आ जाएगा, कांग्रेस का विभाजन, यानी कि नरम और गरम दल में आप देखोगे प्रतिद्वंदिता हो जाएगी। और ये अधिवेशन बड़ा फेमस है। अब यहाँ एक चीज़ आप देखो कि एक तो बहिष्कार को लेकर व्यापकता को लेकर, नेतृत्व को लेकर, आयोजन स्थल को लेकर ये इनके पॉइंट रहे जो विवाद हो गया। अब आप देखोगे कि बहिष्कार क्या है, बहिष्कार क्या है कि वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए या वस्तुओं प्लस सेवाओं का बहिष्कार किया जाए, सेवाओं का बहिष्कार किया जाए, यानी कि पूर्ण बहिष्कार किया जाए। ये ध्यान रखना, आप लिखते समय यही सब बारीकी लिखना, तब नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं इतिहास में नंबर नहीं मिलता, जब आप बारीकियों को ध्यान रखोगे तब। अब ये देखो, नरम वाले चाह रहे हैं, नरम वाले चाह रहे हैं कि केवल वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, और ये चाह रहे हैं क्या, गरम वाले, कि नहीं टोटल बहिष्कार किया जाए, कंप्लीट बायकॉट। यानी कि कंप्लीट बायकॉट का जो समर्थन करते हैं वो कौन है, गरम दल वाले। गरम दल वाले क्या चाह रहे हैं कि कंप्लीट बहिष्कार किया जाए, और नरम दल वाले क्या चाह रहे हैं कि जो है वस्तुओं का बहिष्कार तो हम करेंगे लेकिन सेवाओं का बहिष्कार हम नहीं करेंगे। और गरम दल वाले क्या चाह रहे हैं, नहीं हम अदालतों का भी बहिष्कार करेंगे, हम शिक्षा का भी बहिष्कार करेंगे, हम स्कूलों का भी बहिष्कार करेंगे, यानी कि टोटल बाइकॉट होगा। और दूसरा चीज़ क्षेत्र व्यापकता को लेकर कि ये बहिष्कार पूरे भारत में होगा कि बंगाल में होगा,
बंगाल में होगा कि पूरे भारत में होगा? तो गरम दल वाले क्या कह रहे हैं कि यही अवसर है, पूरे भारत में होना चाहिए, जबकि नरम दल वाले क्या कह रहे हैं कि बंगाल में होना चाहिए। यानी कि इसकी क्षेत्र व्यापकता कहाँ है, आंदोलन हम कहाँ करें, सीमित रूप में करें, क्योंकि नरम दल वाले तो अंग्रेजी न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। तो जब वो अंग्रेजी न्यायप्रियता में विश्वास रख रहे हैं तो इसका मतलब कि वो चाह रहे हैं क्या कि अंग्रेजों को बस केवल जो है बंगाल में ही इसका विरोध किया जाए। लेकिन गरम दल वाले कह रहे हैं क्या, इसको महाराष्ट्र में और हर जगह इसको फैलाया जाए, ऑल ओवर इंडिया में। और आपने देखा भी कि चिदम्बरम करके हैं, पिल्लई करके हैं वो मद्रास में, और केतकर और आपके बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र में, हैदर रजा खां जो है दिल्ली में। तो सर्वव्यापी आंदोलन एक तरह से रहा। ये कह लीजिए कि एक तरह से कह लीजिए पूरे भारत में इसका आप देखोगे प्रभाव दिखेगा। और दूसरी चीज़, नेतृत्व को लेकर एक फ्रैक्शन हुआ। ये विभाजन 1906 में हो जाता अगर दादा भाई नौरोजी नहीं आते, क्योंकि वहाँ भी आप देखो कि प्लेटफार्म के लिए एक तरह से तैयार किया गया था, लेकिन वहाँ दादा भाई नौरोजी के आ जाने से वो विभाजन वहाँ रुक गया और फिर यहाँ हुआ। अब नेतृत्व में ये क्या चाह रहे हैं, नेतृत्व में ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो नेतृत्व है, हमारा नेता यानी कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए, लाला लाजपत राय को बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज, लेकिन इधर जो है नरम दल वाले क्या कह रहे हैं कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए, यानी कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए नेता। और आयोजन स्थल को लेकर आप देखो कि नागपुर में चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं सूरत में हो। और सूरत में इसलिए भी चाह रहे हैं कि सूरत में जो है अगर अधिवेशन होगा तो जैसे बाल गंगाधर तिलक की दावेदारी अपने आप खारिज हो जाएगी, क्योंकि सूरत जो है उसी क्षेत्र के हैं बाल गंगाधर तिलक, तो अपने आप जो है दावेदारी खारिज हो जाएगी। तो सूरत में अधिवेशन अल्टीमेटली आप देखो नागपुर रिजेक्ट हो जाता है, लाला लाजपत राय रिजेक्ट हो जाते हैं और सूरत जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है और रास बिहारी घोष बनते हैं इसके अध्यक्ष। यानी कि रास बिहारी घोष, बोस नहीं, ध्यान रखना, बोस और घोष दो व्यक्ति हैं। रास बिहारी बोस वो सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात होगी आईएनए वाले, वो जो है एक तरह से कह लीजिए क्रांतिकारी विचारधारा के। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना बोस और घोष में। तो अल्टीमेटली आयोजन कहाँ हो रहा, सूरत में, और अध्यक्ष बनने में कामयाब हो रहे हैं रास बिहारी घोष। लेकिन इस अधिवेशन में आप देखोगे इतनी प्रतिद्वंदिता हुई, इतना ज़्यादा फ्रैक्शन हुआ कि वहाँ जो है जूता चप्पल सब चले माइक, यानी कि पूरा तोड़ फोड़ की स्थिति रही। जैसे आप देखो कभी कभी चल जाता है संसद में इस तरह का वारदात होता है, तो आप देखो वो परिदृश्य पहली बार 1907 के सूरत अधिवेशन में देखने को मिलता। और इसके बाद आप देखोगे कि राजनीति से अलग हो जाते हैं कौन, गरम वाले। नरम वाले गरम वालों को राजनीति से बाहर कर देते हैं और फिर एक मैनुअल बनाते हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये मैनुअल बनाते हैं कि आगे से गरम वालों को कांग्रेस में बैठक में भाग लेने से रोका जाएगा। और फिर ये 1908 में आप देखोगे मद्रास में पुनः ये रास बिहारी घोष के नेतृत्व में आंदोलन करते हैं और इलाहाबाद वाले बने निर्देश को पुनः वहाँ पारित कराते हैं। यानी कि 1908 में फिर एक बार रास बिहारी घोष के नेतृत्व में मद्रास में आयोजन किया गया आईएनसी का, और वहाँ इलाहाबाद वाले जो कार्यक्रम को जो अनुमोदन मिला था वहाँ फाइनल अनुमोदन दिया गया और इनको जो है बैठक से बहिष्कृत कर दिया गया। तो 1908 में आप देखोगे धीरे धीरे राजनीति से ओझल हो जाते हैं, क्योंकि आप अरविंद घोष को देखो संन्यास ले लेते हैं, आरोविले चले जाते हैं, यानी कि पौंडीचेरी चले जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को जो है एक तरह से सजा हो जाती है मांडले जेल की। तो इस तरह से आंदोलन धीरे धीरे आप देखोगे तो ये रुक जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है कि विभाजन किन मुद्दों को लेकर हुआ और बहिष्कार आंदोलन आप देखोगे तो कैसे कैसे विभाजन और फिर मिलन कहाँ होगा।
लखनऊ पैक्ट मिलन के लिए है और सूरत जो है वो विभाजन के लिए। इसके बाद आप देखोगे एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1900 दिल्ली दरबार आएगा। दिल्ली दरबार को आप एक ही जगह देख लो। आधुनिक भारत में आप देखोगे तो 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, भव्य दरबार आयोजित किया जाता था। पहला दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लीटन के समय में आयोजित किया गया। इस समय भीषण अकाल पड़ा हुआ था और पहला दिल्ली दरबार, और दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। और इस समय आप देखो तो रानी विक्टोरिया के तौजपोशी के लिए विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया, कैसर ए हिंद की उपाधि से, और ढेर सारा पैसा खर्च किया गया। और इस समय एडवर्ड सप्तम ने अपने भाई को भेजा था ड्यूक ऑफ कनाट को भेजा था और उसका स्वागत किया गया और यहाँ रानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया गया। और यहाँ जो है एडवर्ड सप्तम को और विलियम मेरी को सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए बना था, लेकिन ड्यूक ऑफ कनाट आए जो है इसमें। और 1911 वाला बहुत फेमस, यहाँ आप देखोगे तो जॉर्ज पंचम, यहाँ 1911 में दिल्ली दरबार बड़ा फेमस है। और यहाँ जॉर्ज पंचम जो सम्राट थे, जॉर्ज पंचम की अगवानी करने के लिए, पंचम का स्वागत करने के लिए ये दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया। तो यहाँ पर 2 फैसले लिए गए। एक तो फैसला लिया गया बंग भंग को निरस्त कर दिया जाएगा, बंग भंग को निरस्त कर दिया गया। अब इससे मुस्लिम वर्ग में असंतोष आ जाएगा और जो है राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी गई, राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी गई। यानी कि बंग भंग को निरस्त कर दिया गया, बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया। और जब आप देखोगे बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया तो इसका मतलब मुस्लिम वर्ग अब क्या होगा, असंतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस और लीग के पास में आने का कारण क्या है, दोनों का असंतोष। यानी कि अंग्रेजों से मुस्लिम की जितनी दूरी बढ़ेगी उतने ही कांग्रेस और लीग करीब आएंगे। और इसी का इंतजार था मोहम्मद अली जिन्ना को, और जिन्ना ने नेतृत्व में लेकर अपने और तुरंत एकीकरण करा दिया। तो ये चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। बंग भंग जो है, बंगाल विभाजन कैंसिल हो जाएगा। और जब बंगाल विभाजन कैंसिल हो जाएगा तो यहीं पर हमें ध्यान रखना है कि उड़ीसा और बिहार ये अलग बन जाएंगे सूबे। उड़ीसा और बिहार अलग सूबे बनेंगे यहाँ से। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि बंगाल से अलग हो जाएंगे और अस्तित्व जो है बंगाल का, बंगाल विभाजन कैंसिल हो जाएगा। और राजधानी बनाई जाएगी कहाँ, राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाया जाएगा। और नई दिल्ली के बनवाने का कार्य शुरू हो जाएगा। और वहाँ आप देखोगे कि लुटियंस के द्वारा, लुटियंस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये बहुत बड़े एक वास्तुविद रहते हैं, आर्किटेक्ट। ब्रिटेन से इनको बुलाया जाता है। तो एडविन लुटियंस आते हैं और उसकी जो आर्किटेक्चर पूरा जो है राष्ट्रपति भवन और मैक्सिमम जो है वहाँ आप देखोगे नई दिल्ली का जो है उद्घाटन हो जाता है। और धीरे धीरे ये बन के तैयार होता है और 21 तक पूरा फुल फाइनल हो जाता है और 27 में इसका उद्घाटन होता है। और तो यानी कि अगर राजधानी परिवर्तन आ जाए तो 1912 लगाना। और इसके बाद आप देखोगे 1931 में नई दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया, जो आज तक राजधानी बनी हुई।
यानी कि एक प्रकार से इसको आपको ध्यान रखना है कि पहले जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ उसमें रानी विक्टोरिया को क्वीन घोषित किया गया, सामग्री घोषित किया गया, और लॉर्ड कर्जन के समय में एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी करने के लिए हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाड को भेजा, और जॉर्ज पंचम का अगवानी करने के लिए आया था तीसरा दिल्ली दरबार। और इसमें 2 फैसले लिए गए, यानी कि कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। और इसके बाद नई दिल्ली धीरे धीरे अस्तित्व में आता है, फिर जिसका उद्घाटन होता है, और लास्ट में आप देखते हो कि 1931 में जब गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस समय नई दिल्ली जो है इसकी राजधानी घोषित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे धीरे धीरे ये कार्य शुरू होता है। और इसके बाद अब आप देखो कि कैसे करीबियाँ बढ़ रही हैं और दूरियाँ जो है एक तरह से घट रही। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक पढ़ेंगे हम लोग कि लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 में आईएनसी का अधिवेशन होता है लखनऊ में, और यहाँ अध्यक्ष बनते हैं कौन? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ये नरम दल के नेता हैं अंबिका चरण मजूमदार। 1916 ये ध्यान रखना। 1913 में आप देखोगे 1913 में जिन्ना जो है लीग के अध्यक्ष बन जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना प्रकरण, जिन्ना जो है लीग के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब ये राष्ट्रवादी हैं तो ये लीग को करीब लाने का प्रयास करेंगे कांग्रेस के। और इसके बाद आप देखोगे कि 1915 में बम्बई में दोनों की बैठक साथ साथ हो रही। 1915 में लीग और कांग्रेस की बैठक साथ साथ हो रही है। और 1916 में आप देखोगे जिन्ना और तिलक के प्रयासों से दोनों का एकीकरण हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 फैसले लिए गए, एक तो गरम और नरम दल का एकीकरण, गरम प्लस नरम दल का एकीकरण। ये एकीकरण के लिए फेमस है, ध्यान रखना है, एकीकरण के लिए फेमस है। और दूसरा लीग और कांग्रेस का एकीकरण, लीग और कांग्रेस का एकीकरण, कांग्रेस का एकीकरण। अब आप एक चीज़ ये देखोगे कि धीरे धीरे जो है राजनीतिक शून्यता आने लगी, इसलिए गरम और नरम दल आप देखो फिर एक होने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 1914 में मांडले जेल से छूट कर आ रहे हैं कौन? तिलक। मांडले जेल से रिहा होकर तिलक आ रहे हैं, रिहा होकर तिलक का आगमन हो रहा, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक आप देख रहे हो कि इस समय थोड़ा सा जो है नरम एटीट्यूड दिखा रहे हैं। जो गरम दल के थे अब वो भी चाह रहे हैं कि मिलन हो जाए, यानी कि दोनों तरफ से आप देखोगे पहल होगी। इधर से तिलक भी चाह रहे हैं और उधर से आप देखोगे एनी बेसेंट जो एक तरह से होम रूल लीग आंदोलन चलाएंगी और सक्रिय हो रही हैं धीरे धीरे। यानी कि 1913 में वो गई आयरलैंड और विजिट करके आ रही हैं, और 1914 में आप देखोगे तो एनी बेसेंट सक्रिय हो जाती हैं, और 1914 में एनी बेसेंट भी सक्रिय हो जाती है। यानी कि एनी बेसेंट भी सक्रिय हो जाती हैं, और एक तरह से कहा जाए कि ये भी पहल शुरू कर देती हैं। और पहली बार ये लोग प्रयास करते हैं कि एक ही आंदोलन चलाया जाए, यानी कि दोनों लोग मिल के होम रूल लीग आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में फिर आप देखोगे सेपरेशन आ जाएगा। तो यहाँ जो गरम दल है, गरम दल का एकीकरण और नरम दल, तो गरम दल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? बीजी तिलक, क्योंकि आएगा किसके प्रयासों से एकीकरण हुआ। और नरम दल का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? एनी बेसेंट। तो ये ध्यान रखना है
यानी कि बीजी तिलक और एनी बेसेंट के व्यक्तिगत प्रयासों से नरम और गरम दल का एकीकरण हुआ, और दूसरी तरफ लीग और कांग्रेस के प्रयासों में। तो लीग में आप देखोगे कौन है, जिन्ना और तिलक, एनी बेसेंट, बीजी तिलक यहाँ, एनी बेसेंट, संयुक्त प्रयास, यानी कि तिलक और एनी बेसेंट के संयुक्त प्रयासों से और जिन्ना के प्रयासों से लीग और कांग्रेस का एकीकरण हुआ। यानी कि लीग और कांग्रेस जो है एकीकृत हो जा रहे हैं। तो यह अधिवेशन किसके लिए फेमस है? एकीकरण के लिए फेमस है। और आप देखोगे कि 1915 में जो एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ अधिवेशन हुआ था बम्बई वाला, वहाँ जो है एसपी सिन्हा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको लॉर्ड सिन्हा की उपाधि दी गई थी। और इसी वर्ष जो है गोखले की डेथ हो जाती है। गोखले और जो है फिरोज शाह मेहता की डेथ हो जाती है। तो गांधी जी के गुरु रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक रहते हैं। और मेहता जो है, इस मिलन का मेहता ने एक तरह से विरोध किया। और जब ये गरम और नरम दल के मिलन का मेहता ने विरोध किया तो मेहता की एक तरह से कह लीजिए कि उसी वर्ष डेथ हो जाती है और रास्ता क्लियर हो जाता है। यानी कि फिरोज शाह मेहता की डेथ होती है और गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ होती है, और इसके बाद ये कार्य धीरे धीरे पूरा हो जाता है। तो लखनऊ पैक्ट कभी भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता किसके लिए फेमस है? तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता वाला जो लखनऊ समझौता है वो यूनिफिकेशन के लिए जाना जाता है। यानी कि दिस पैक्ट वाज ओनली फेमस फॉर द यूनिफिकेशन। और ये जो 1907 में बिछड़े हुए थे, 1907 में आप देखो बिछड़े हुए थे, और 1916 में जो है ये एक हो गए, मिलन हो गया। और इधर लीग और कांग्रेस का मिलन हो गया। तो अब लीग और कांग्रेस का मिलन हो गया, इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अब लीग और कांग्रेस में नज़दीकियां कैसे बढ़ गई? और जाहिर सी बात है कि अगर लीग कांग्रेस की बात को मानेगी और कांग्रेस लीग की बात को मानेगी तो इसका मतलब कि जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल है उसे भी मानना पड़ेगा। और पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का पूरी तरह से कटु आलोचना और विरोध करती थी कांग्रेस। लेकिन बहुत से फैक्टर ऐसे आए कि आप देखो कि मिलन होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आप देखो, एक तो अंग्रेजी नीतियों से जो है एक तरह से कह लीजिए कि मुस्लिम लीग भी नाराज चल रही है, और दूसरे प्रथम विश्व युद्ध हो जा रहा। जब प्रथम विश्व युद्ध हो जा रहा तो तुर्की के साथ जो ज्यादती की जा रही है उसके कारण भी नाराज है। तो एक तरह से कह लीजिए, और जो बंग भंग को ये समाप्त कर रहे हैं, बंगाल विभाजन को इन्होंने निरस्त कर दिया, तो वो भी एक गिला शिकवा रहता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ जो है इनमें नज़दीकियाँ आ रही, क्योंकि लीग जो है ब्रिटिश सरकार से जितना दूर होगी उतना ही करीब आएगी कांग्रेस के। अब जाहिर सी बात है कि उत्तरदायी शासन की मांग जो कांग्रेस की है वो ये मान ले रहे हैं, और इनके जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग है वो ये मान ले रहे हैं। दोनों एक दूसरे की बात को मान ले रहे हैं, और दोनों जो है एक तरह से कह लीजिए कि स्वीकार कर ले रहे हैं, इसलिए दोनों का एकीकरण हो जा रहा। तो इस प्रकार से आप देखोगे। लेकिन इसी समय आप देखो चैम्बरलैन जो है इस्तीफा दे देता है, क्योंकि भारत को जिम्मेदारी मिली थी जो है मेसोपोटामिया अभियान की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। क्योंकि गांधी जी को आप देखोगे तो जगह जगह पर भर्ती करने वाले सार्जेंट के रूप में फेमस रहे हैं गांधी जी। तो लाखों सैनिक भारतीय जो है उसमें युद्ध में भाग लिए, और जो उस समय भारत राज सचिव कौन थे? चैम्बरलेन। और चैम्बरलेन को जो है एक तरह से कह लीजिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मुद्दा उठाया गया, और वो मुद्दा किसने उठाया? मॉन्टेग्यू ने। और मॉन्टेग्यू ने जब मुद्दा उठाया तो उसके आधार पर चैम्बरलैन जो मेसोपोटामिया अभियान की विफलता रही उसका नैतिक आधार लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
और जब इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तब फिर भारत राष्ट्र सचिव बने कौन? मॉन्टेग्यू। तब फिर मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय थे, इन दोनों लोगों के सम्मिलित प्रयासों से बनेगा क्या? मॉन्टफोर्ड सुधार या 1919 का भारत शासन अधिनियम। तब आप देखते हो कि एक घोषणा होती है, यानी कि मॉन्टेग्यू के बाद, मॉन्टेग्यू के द्वारा 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा होती है। ये घोषणा बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस घोषणा में वो कहते हैं कि भाई ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रमिक रूप से धीरे धीरे उत्तरदायी शासन भारत को दिया जाएगा, लेकिन क्रमिक रूप से दिया जाएगा, अपनी ऑल ऑफ सडन अभी तुरंत नहीं दिया जाएगा, और जब सरकार उचित समझेगी उस समय देगी। यानी कि इस तरह की एक घोषणा होती है, अगस्त प्रस्ताव या अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से इसको जानते हैं। इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसी में पहली बार रिस्पॉन्सिबल शब्द का प्रयोग हुआ। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नंबर एक्ट नंबर 1 जो 1919 हम लोग पढ़ते हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबल शब्द है वो यहाँ उपयोग हो रहा। और इसको उदारवादी क्या समझ रहे हैं? इसको उदारवादी समझ रहे हैं कि ये तो मैग्ना कार्टा मिल गया। जो उदारवादी नेता हैं वो इसको समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऑफर आ गया, जबकि इसके शब्दों पर गौर नहीं कर रहे हैं। तो उदारवादियों ने इसको क्या पुकारा? ये तो मैग्ना कार्टा, ये तो महाअधिकार है, बड़ा खुश हो रहे थे। लेकिन फिर यहाँ फ्रैक्शन होता है उग्र राष्ट्रवादियों से, और उग्र राष्ट्रवादी क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी कि हम लोगों ने मांगा क्या और मिला क्या ये, और ये तो एक तरह कह लीजिए कि सूर्य विहीन उषा काल है। और ढेर सारा इसका जो है आलोचना करते हैं और उसको लेकर फ्रैक्शन हो जाता, यानी कि राजनीति को ही छोड़ देते हैं उग्र राष्ट्रवादी। और दूसरी चीज़ आप देखोगे, इसी समय मानहानि का मुकदमा हो जाता है वेलेंटाइन सिरोल, और क्योंकि आरोप लगाया था कि इंडियन अनरेस्ट के जनक जो है बाल गंगाधर तिलक हैं, तो वो मुकदमा लड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक लंदन चले जाते हैं। वो होम रूल लीग आंदोलन में हम लोग देखेंगे उसको। तो इस तरह से वैक्यूम फिर आ जाता, और यहाँ जब विभाजन होता है तो आप देखो 1908 में फिर ये अलग हो जाते हैं। 1918 में 1918 में आप देखोगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक संगठन बना दिया जाएगा जिसका नाम है इंडियन लिबरल एसोसिएशन, लिबरल फेडरेशन। ये संगठन है, यानी कि भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कर दी जाएगी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और ये जो है उदारवादी अपने को अलग कर लेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि मॉन्टफोर्ड सुधार आ जाएगा, और फिर राजनीति आगे बढ़ जाएगी। और इसी दरमियान हम लोग एक पढ़ेंगे जो है होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन को थोड़ा फोकस करने के बाद, क्योंकि उसी दौर में गांधी जी की एंट्री होती है, यानी कि 1916 से लेकर 1918 के बीच में होम रूल लीग आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एनी बेसेंट की और बाल गंगाधर तिलक की। उसके बाद हम लोग गांधी जी के एंट्री पर आ जाएंगे, और लास्ट में हम लोग एक क्लास करेंगे जो क्रांतिकारी गतिविधियों का रहेगा पूरा, लेकिन पहले हम लोग आज़ादी तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा रहा सेशन आज का, और बहुत ही बढ़िया, यानी कि आप लोगों ने बड़ा ही पेशेंसफुली इसको सुना। और आगे का हम लोग जो कल का रहेगा फोकस, उसमें एक तो होम रूल लीग लेकर और गांधीवादी चरण में हम लोग प्रवेश करेंगे, और एक तरह से चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह होते हुए, असहयोग होते हुए, और 1920 के दशक में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। साइमन आयोग और नेहरू रिपोर्ट होते हुए तो 1930 तक कल पहुंचने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग आज़ादी के तरफ क्रमशः बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने बड़ा ही पेशेंसफुली, और इसको एक बार आप समराइज करना, इसके बाद रिमाइंड करना, तो सारी घटनाएं धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी।
और आप देखोगे धीरे धीरे कोरिलेट करना आप सीख लोगे, और जब कोरिलेट करना सीख लोगे तो आपको लेखन शैली आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। क्योंकि लेखन शैली में क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए और कंसेप्ट चाहिए, और कंटेंट जब तक नहीं रहेगा कंसेप्ट बनेगा नहीं, तब लिखने की जो शैली है तभी वो अच्छी होगी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा रहा सेशन, और बहुत ही पेशेंसफुली आप लोगों ने सुना। तो दिल के गहराइयों से ढेर सारी बधाइयाँ, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और शुभ जो है दिन हो आपका, और थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट। थैंक यू।